आज के कार्यक्रम में वक्ता श्री राम सुशील सिंह, सचिव जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे, कार्यक्रम के संचालक राजेश चौधरी जी। इस कार्यक्रम में उपस्थित उप निदेशक, सहायक निदेशक, जिला युवा अधिकारी, एपीएस, एपीए, प्रशासनिक सहायक, युवा स्वयंसेवक। हिंदी की जो प्रकृति है वह भारत की प्रकृति है और भारत की प्रकृति है सबको स्वीकार करने की। हिंदी को हम भारत से अलग नहीं कर सकते। जिस तरह भारत युगों युगों से, पिछले 5000 साल से उसकी सबको स्वीकार करने की प्रवृत्ति रही है, वे सभी धर्मों को, जातियों को, भाषाओं को, संप्रदायों को सबको स्वीकार कर लेता है और सबको स्वीकार करके अपना बना लेता है। ऐसी ही हिंदी की प्रवृत्ति है। हिंदी भी चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे चीनी हो, जापानी हो, पुर्तगाली हो, डच हो या अन्य जो प्रादेशिक भाषाएं उनके शब्द हों, सबको स्वीकार कर लेती है। यदि हम हिंदी को ये कहें कि हिंदी महासागर है, जिसका हृदय इतना बड़ा व्यापक है, सर्वव्यापक है, इतना विशाल है कि वह सबको अपने में समाहित कर लेती है। और जैसा कि आज का विषय रखा गया है, हिंदी के उत्थान में युवाओं की भूमिका या युवाओं का योगदान। कवि इकबाल कहा करते थे, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। वे हिंदी को भारत देश से जोड़ते थे। वह हिंदी को वतन या भारत देश के रूप में स्वीकार करते थे। तो हिंदी का केवल मतलब हिंदी बोलने वालों से ही न लगाया जाए। हिंदी का मतलब होता है इस देश में निवास करने वाला हर व्यक्ति हिंदी है, चाहे उसका धर्म अलग हो, चाहे उसकी भाषा अलग हो, चाहे उसकी जाति अलग हो, परंतु इतनी विविधताओं के बावजूद भी वह हिंदी है, भारतीय है और उसका जो स्वभाव होता है वह सबको स्वीकार करने का होता है। सबको स्वीकार करने की उसकी प्रवृत्ति होती है। और जितनी संस्कृतियां आप देखेंगे, यूनान है, मिस्र है, रोम है, समय के साथ समाप्त हो गए, परंतु हिंदी की जो प्रवृत्ति है, जो भारत की जो प्रवृत्ति है, सबको स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। इसलिए इतने सालों बाद भी हिंदी और भारतवर्ष सदा जीवंत रहा है, सदा प्रासंगिक रहा है। और भारत देश की जो आबादी इस समय 1 अरब 40 करोड़ के आसपास है, इसमें लगभग 80 करोड़ के आसपास, 70-80 करोड़ के आसपास हिंदी को बोलने वाला उपभोक्ता वर्ग है। और भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा युवा शक्ति देश भी कहला रहा है। भारत की आबादी का लगभग 65% युवा शक्ति है। जहाँ विश्व बूढ़ा हो रहा है, वहाँ भारत जवानों का देश है। और कोई ये कहे कि जवानों के इस देश में भारत की उपेक्षा हो सकती है, हिंदी की उपेक्षा हो सकती है, तो ये कथन पूरी तरह मिथ्या है, अनुचित है, असत्य है और भारत की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। जिस तरह 19वीं सदी इंग्लैंड की हुई, 20वीं सदी अमेरिका की हुई और ये कहा जा रहा है कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो इसमें किसी प्रकार के संकोच की बात नहीं है। निश्चित रूप से भारत इस सदी में विश्व का नेतृत्व करता हुआ हमको दिखाई पड़ रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बार बार 2047 की बात कर रहे हैं। वह कह रहे हैं कि जब भारत अपनी स्वतंत्रता का 100वां महोत्सव 2047 में बनाएगा तो भारत के जैसा कोई नहीं होगा। तो उसका कारण, उसका एकमात्र कारण यह है कि जो भारत की युवा शक्ति है वह इतनी बड़ी संख्या में है कि जहाँ विश्व बूढ़ा हो रहा है, भारत जवानों का देश है। और इन जवानों के देश की जो ऊर्जा है, इस युवाओं की जो ऊर्जा है, उसके आधार पर भी हम 2047 की बात कर रहे हैं। केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हिंदी का मतलब वतन होता है। हिंदी भाषा तो आगे बढ़ेगी ही सही। आज
आज पूरा विश्व हिंदी बोल रहा है, समझ रहा है। आप देखें कि अमेरिका का जो विदेश विभाग है वह हिंदी में अपने प्रवक्ता की घोषणा करता है। आज जितने विदेशी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं भारत आते हैं, हिंदी में अभिवादन करते हैं, नमस्कार से शुरुआत करते हैं। तो ये मान के चलें आप कि भारत की जो युवा शक्ति है उसके बल पर 2047 में आप देख लेना कि जो ओलंपिक होगा 2047 में, चीन और भारत, चीन और अमेरिका जो है भारत के पीछे खड़े होंगे। मैं 2047 की बात कर रहा हूँ। आप देख लेना कि जिस तरह हर साल नोबेल अमेरिकन लोगों को, इंग्लैंड के लोगों को, फ्रेंच लोगों को, जर्मन लोगों को मिलता है, आप 2047 में इस युवा शक्ति का जो जोश है, जो उत्साह है, जो एनर्जी है, उसके आधार पर आप देख लेना 2047 में जब नोबेल मिलेगा तो भारतीय लोगों के अलावा किसी का नाम नहीं होगा। और प्राचीन काल से हमारे जो युवा शक्ति है उसको प्रेरणा लेने की ज़रूरत है। प्राचीन काल में हम अद्भुत हुआ करते थे, विश्व गुरु हुआ करते थे। तक्षशिला और नालंदा में पढ़ने के लिए हमारे यहाँ पूरा विश्व आता था। तिब्बत, ईरान, जापान, चीन से लोग हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। भारत विश्व गुरु हुआ करता था। हमारे यहाँ आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चरक, नागार्जुन जैसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुआ करते थे। पाणिनि जैसा व्याकरणाचार्य हुआ करता था। कौटिल्य जैसा अर्थशास्त्री हुआ करता था। कालिदास जैसे कवि हमारे पास हुआ करते थे। हम हर क्षेत्र में हमने विश्व को सिखाने का काम किया है। विश्व को जीरो का आविष्कार करने वाले हम ही हैं। माइनस का चिन्ह बनाने वाले, ऋण का चिन्ह बनाने वाले हम ही हैं। डेसिबल, दशमलव का आविष्कार करने वाले हम ही हैं। भारत प्राचीन काल में ऐसा लोहा बना लिया करता था जिस पर कभी जंग न लगे। और आज भी आप चाहें तो दिल्ली के पास मेहरौली क्षेत्र में चले जाएं, वहाँ आज भी लोह स्तंभ खड़ा हुआ है। प्राचीन काल में हम इसे ऐसे हुआ करते थे। हमने अरबों को गणित सिखाया, हमने अरबों को गणित सिखाया और फिर यूरोपियन जो अमेरिकन देश हैं उन्होंने अरबों से गणित सीखा। विश्व को सिखाने का काम हम किया करते थे। और 2047 में आप देख लेना जब भारत अपनी आज़ादी का 100वां महोत्सव मनाएगा तो निश्चित रूप से भारतीय लोगों के आसपास भी कुछ नहीं होगा, आसपास भी कोई नहीं होगा। और इसके प्रमाण हमको दिखने लगे हैं। आप देखिए 500 करोड़ जैसी मितव्ययता में, मितव्ययता का परिचय देते हुए 500 करोड़ में हमने मंगल अभियान पूरा कर लिया। आप देखिए अभी चंद्रयान हमारा सफल हुआ है पूरी तरह से। आप विश्व का बजट देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। चीन जहां 5000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, अमेरिका जहां 1919 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, और भारत केवल 500 करोड़ रुपए में अभी चंद्रयान को पूरा किया है। अभी आप ही के समक्ष आदित्य L1 सूर्य के लिए उपग्रह छोड़ा गया है। अरे भारत ही वो देश है जो 104 उपग्रह एक साथ छोड़ करके विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर लेता है। आज विश्व का नेतृत्व कौन कर रहा है? आज विश्व का नेतृत्व हिंदी वाले ही कर रहे हैं। और हिंदी का मतलब पहले भी मैंने कहा है भारतीय। इस देश में निवास करने वाला हर व्यक्ति हिंदी है, हिंदुस्तानी है, भारतीय। आप देखिए सत्या नडाल की बात करिए, सुंदर पिचई की बात करिए, कल्पना चावला की बात करें, हम सुनीता विलियम्स की बात करें, हम जितने लोग, अरे आज विश्व में कहीं भी चले जाइए भारत बसता है, हिंदी बोलने वाले बसते हैं। आप सोचिए हिंदी का इतना बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, आप सोचिए हिंदी का इतना बड़ा उपभोक्ता वर्ग है, उसकी संख्या करोड़ों में है, उनकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। कोई यदि सोचता है कि हिंदी की उपेक्षा हो सकती है तो हिंदी की कभी उपेक्षा नहीं हो सकती। आप देखिए कि जितने जो न्यूज़ चैनल हुआ करते थे, टीवी टुडे को देखो आप, हिंदी के उपभोक्ता वर्ग के कारण उनको आज तक की शुरुआत करनी पड़ती है। आप जो है स्टार न्यूज़ को देख लीजिए, स्टार न्यूज़ को जो है हिंदी में अपना समाचार चैनल जो है शुरू करना पड़ता है। आप NDTV इंडिया को देख लीजिए, ETV को देख लीजिए, आप कितने सारे न्यूज़ चैनल जिनकी शुरुआत अंग्रेजी में हुई थी, परंतु हिंदी का इतना बड़ा उपभोक्ता वर्ग है उसकी कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। हिंदी की कभी उपेक्षा नहीं हो सकती, हिंदुस्तानियों की, भारत की कभी उपेक्षा नहीं हो सकती। आप देखिए कि जितने स्पोर्ट्स चैनल हुआ करते थे, स्टार के जितने चैनल ले लीजिए, आज हिंदी में उनको शुरुआत करनी पड़ती। क्यों शुरुआत करनी पड़ती? अभी कल जो है एशिया कप हुआ है और भारत ने जो है श्रीलंका को पराजित किया है, इसके पहले जो है पाकिस्तान को पराजित किया। आप सोचिए कि हिंदी में
खेल का चैनल शुरुआत करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हिंदी का जो उपभोक्ता है उसकी संख्या करोड़ों में है। हिंदी बोलने वाली जो युवा शक्ति है उसकी संख्या करोड़ों में है, कोई उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। आप देखिए, पहले देखिए आप, डिस्कवरी चैनल इंग्लिश में आया करता था, हिंदी में क्यों आना पड़ा है? आप देखिए हिस्ट्री चैनल जो है वह इंग्लिश में आया करता था, हिंदी में आना पड़ा है। क्यों आना पड़ा है? इसलिए आना पड़ा है कि हिंदी बोलने वालों की जो संख्या है, हिंदी का जो उपभोक्ता वर्ग है उसकी जो संख्या है वो करोड़ों में ठहरती है। अरे कोई हिंदी की उपेक्षा नहीं कर सकता, इस समय कोई भारत की उपेक्षा नहीं कर सकता, और हमारी तो प्रवृत्ति सबको स्वीकार करने की है। अभी G20 का जो सम्मेलन हुआ है उसका जो सूत्र हमने दिया है, एक धरती, एक विश्व, एक परिवार। अरे हम प्राचीन काल से ही वसुधैव कुटुंबकम की बात करते आए हैं। हमारे लिए पूरा विश्व एक परिवार है। आप सोचिए, विश्व में कोई सी बात करता है क्या? कोई नहीं करता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात कौन करता है? अरे कौन कहता है कि विश्व के सारे प्राणी जो हो सुखी होने चाहिए, निरोगी होनी चाहिए, विश्व में शांति और संपन्नता और सुख की स्थापना होना चाहिए? कोई नहीं, ऐसी बात नहीं करता। कौन कहता है नारी तु नारायणी? अरे हम प्राचीन काल से कहते हुए आए हैं, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। हम प्राचीन काल से कहते आए हैं, संगच्छत्वम संवदत्वम। अरे साथ साथ चलें, साथ साथ रहें, साथ साथ खाना, साथ साथ पीना हमारा होना चाहिए। तो हिंदी की जो प्रवृत्ति है ऐसी है। और हिंदी के जितने जो बड़े साहित्यकार हुए हैं, हम तुलसी की बात करें, सूर की बात करें, मीरा की बात करें, रसखान की बात करें, रहीम की बात करें, हम पंत प्रसाद निराला महादेवी की बात करें, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें, इन सब के साहित्य को आप पढ़ेंगे तो आपको इनमें समन्वय की प्रवृत्ति दिखाई पड़ेगी, एकता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ेगी, जोड़ने की प्रवृत्ति आपको दिखाई पड़ेगी। आप तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ेंगे आप तो आपको उसमें निर्गुण में, सगुण में, अनेक प्रकार के जो धर्म हैं, जो छोटे और जो बड़े हैं, अमीर और गरीब, सब में समन्वय का भाव देखने को मिलता है। आप कबीर को देखें, आप मलिक मोहम्मद जायसी को देखें, सब लोग, रसखान देखें आप, रसखान तो जो इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के बाद भी जब बात करते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। तो इस प्रकार की जो भावनाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, वो केवल हिंदी में दिखाई पड़ती है और हिंदी की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। और हिंदी की इसलिए उपेक्षा नहीं हो सकती क्योंकि हिंदी को बोलने वाला जो उपभोक्ता वर्ग है उसकी संख्या करोड़ों में ठहरती है। अरे भारत विश्व का सबसे युवा देश है। हमारी आबादी का लगभग 65%, आप सोचिए 1 अरब 40 करोड़ की आबादी का 65% लगभग 80-85 करोड़ के आसपास ठहरता है। अरे कौन भारत की उपेक्षा कर सकता है? कौन विश्व की उपेक्षा? कोई विश्व में कोई भारत की, कोई हिंदी की उपेक्षा नहीं कर सकता। और हमको जो है हिंदी को अपनाना, स्वीकार करना पड़ेगा। हमको जो हमारे जो भेद हैं, या धर्म के, जाति के, भाषा के या प्रांतों के जो भेद हैं, उससे हमको ऊपर उठना पड़ेगा। थोड़ी बहुत राजनीति हिंदी भाषा के नाम पर हमको जरूर दिखाई पड़ती है, खासतौर पर दक्षिण भारत में, जहाँ बिना बात हिंदी के सामने जो है कन्नड़ को, तेलुगु को, मलयालम को खड़ा करने का प्रयास किया है, परंतु हिंदी का किसी से बैर नहीं है। अरे हम सब संस्कृत माँ की पुत्रियाँ हैं। हिंदी का जन्म भी संस्कृत से हुआ है, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम सबका जन्म संस्कृत से हुआ है। और एक ही माँ की जो पुत्रियाँ हुआ करती हैं वह एक दूसरे की शत्रु नहीं होती हैं। ये बिना बात जो है राजनीति करने का प्रयास किया है। इसमें जो दक्षिण भारत में जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने सत्ता सुख तो प्राप्त किया है, परंतु कहीं ना कहीं उन्होंने भारत की जो है अहित करने का काम किया, हिंदी का अहित करने का काम किया। आज की तारीख में आप पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक चले जाएं, हिंदी की जो है स्वीकार्यता है। अरे यही नहीं, आप पूरे विश्व में चले जाएं, हर जगह हिंदी बोलने वाले बसते हैं, हर जगह जो है भारतीय लोग निवास करते हैं, हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में समझते हैं। मुझे अब नहीं लगता कि इस युवा शक्ति जो विश्व का नेतृत्व करने वाली है, अरे केवल मैं 21वीं सदी की बात नहीं कर रहा हूँ, भारत की जो युवा शक्ति है इसको यदि ठीक ठीक अवसर मिले,
इनके लिए अच्छी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था होना चाहिए, अच्छे विश्वविद्यालय होना चाहिए, अच्छे शिक्षक होना चाहिए, अच्छी तकनीक होनी चाहिए, अच्छे साधन उपलब्ध होने चाहिए। तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि केवल 21वीं सदी नहीं, 22वीं सदी, 23वीं सदी, 24वीं सदी और 25वीं सदी, ये 4 और 5 सदियाँ जो है निश्चित रूप से भारतीयों की होंगी। और इसके आज के इस कार्यक्रम में आपने मेरे जैसे सामान्य शिक्षक को आमंत्रित किया। इस हेतु मैं संपूर्ण नेहरू युवा केंद्र संगठन के अधिकारियों का, सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आदरणीय श्रीमान जी। आपने हिंदी के आदिकाल से वर्तमान के सफर पर अपने उद्गार प्रकट किए। आपने जो हमारा युवा वर्ग है उसका जनसांख्यिकी का लाभांश हम किस प्रकार हिंदी के उत्थान में काम में ले सकते हैं, उसके ऊपर अपने बेहतरीन विचार प्रकट किए। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री राम सुशील सिंह जी को। आप सचिव हैं नगरदार भाषा का